Hi everybody, my name is Dipanshu and I am here today with Akshit. He is the owner of Khaki Group and आज हम थोड़ा बात करने वाले हैं कि how does things work behind the scene for any manufacturing or any kind of stuff that you see online and I'm going to be questioning Akshit a lot about कि भाई पीछे चलता क्या है फैक्ट्री में, चीज़ें बनती किस तरीके से हैं और उनका प्राइसिंग क्या आता है, जस्ट टू गेट यू गाइज एन आइडिया कि भाई अगर मैं यहाँ पे आने वाला हूँ या फिर नहीं भी आने वाला हूँ तो मेरे को कोई भी पीस अगर इनमें से बनवाना है तो वो किस तरीके से बनता है, प्रिंटिंग किस तरीके से होती है एंड क्या क्या प्रोसेस अवेलेबल है इन हाउस. तो राइट अक्षित टेल अस अबाउट थोड़ा खाकी ग्रुप के बारे में, देन विल Yeah, so hi everyone, hi Dipanshu. So basically we are premium menswear manufacturer and we have been operating in this segment from last 6 years. 6 years. So so the journey has been quite filled with ups and downs. We are operating in B2B segment in menswear, premium wear. और इसमें वी हैव अ नेटवर्क ऑफ समवेयर अराउंड 20 to 25,000 रिटेलर्स पैन इंडिया जो हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू 20-25,000 क्लाइंट हैं. 20-25,000 क्लाइंट्स वी हैव सर्व टिल नाउ. ओके, B2B लाइक बिजनेस टू बिजनेस वाले जिनके रिटेल आउटलेट्स हैं, मॉल्स में शोरूम्स हैं, हाई एंड बुटीक्स हैं और रेगुलर मार्केट में भी जैसे जो दुकान वाले जो होते हैं, रिटेलर्स जो होते हैं, क्लोथिंग रिटेलर्स वैसे हैं. ओके, तो वो सब चेंज चल रही हैं हमारे साथ और क्वाइट रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड टेकिंग कस्टमाइजेशन ऑर्डर्स. कस्टम ऑर्डर्स राइट. कस्टम ऑर्डर लाइक अगर मैं क्लाइंट हूं एंड आई वांट टू क्रिएट totally new product. Yeah, totally new product. You want to launch your brand from scratch. Okay. So quite recently we have started doing it. और other than this we have our customers from overseas countries also. Export भी कर रहे हैं हम. But that is not our mainstream business. Our mainstream business is still B2B domestic market. B2B like wholesale like अगर मैं wholesale की बात करूं कि हाँ जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि आपके पास एक certain catalog है. Right. And anybody can come and choose from that catalog and customize that. नहीं, ये होगा कस्टमाइजेशन और वाइट लेबलिंग का. वाइट लेबलिंग जो होलसेल वाला जो B2B वाला हमारा जो सेगमेंट है उसमें वी मेक समवेयर अराउंड 30 to 35 डिजाइंस पर वीक. नए डिजाइंस डेवलप होते रहते हैं. अब इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं. अभी ज़्यादा आजकल के टाइम पे ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए हम प्रिंटेड ओवरसाइज टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. हाँ, वो पफ प्रिंटिंग भी एक तो बहुत छोटा सा पार्ट ही हो गया उसका. बेसिकली ओवरसाइज प्रिंटिंग जो चल रही है आजकल, स्ट्रीट वेयर सीन जो चल रहा है हमारा ट्रेंड में आजकल, तो उसको वो डिमांड पूरी करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा ओवरसाइज टी शर्ट्स में बना रहे हैं. उसके अलावा कोड सेट्स, डिजिटल प्रिंट्स, बेसिक पोलोज लाइक द वन आई एम वेयरिंग, जैसे आपने पहने नेटेड पोलोज भी, इस पे भी काफ़ी डेवलपमेंट चल रही हैं अभी. तो ये सब चीज़ें जो है हमारी कैटलॉग में नई ऐड होती रहती हैं. वीकली 30-35 डिज़ाइंस आते हैं. अब ये जो ओवर व्हाट्सएप हम अपने रिटेलर्स को सेंड करते हैं, वट एवर दे वांट टू गो विद, लाइक एक ग्रुप बना रखा है, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, ग्रुप हम करते हैं. वहाँ पे कस्टमर चूज करते हैं आइटम और हम उनके डिस्पैच कर देते हैं. थोड़ा मुझे इसके बारे में बताओ कि खाकी ग्रुप स्टार्ट कैसे हुआ, थोड़ा अपनी स्टोरी. राइट. योर बैकग्राउंड थोड़ा. ठीक है. सो we started Khaki in 2018. Basically we started our clothing wholesale business in 2017, but we established our brand in 2018 only. Okay. तो तब से लेके अब तक काफ़ी कुछ चीज़ें करी हैं, काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी हैं. पहले हम फैब्रिकेशन करते थे, कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं थे, करवाते थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फैब्रिकेशन करवाते थे. समझ गया. सो वी हैड आवर फैब्रिकेटर्स इन बैक इन लुधियाना. ओके, एक बार आप ना ये बताओ कि फैब्रिकेशन होता क्या है, बिकॉज नॉट मैनी पीपल नो कि फैब्रिकेशन होता क्या है. राइट. थोड़ा सा ब्रीफ. बेसिकली फैब्रिकेटर इज अ गाय हु हैज हिज मशीनरी, हिज फैक्ट्री सेटअप और उनको आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना होता है. रॉ मटेरियल्स में आप फैब्रिक्स प्रोवाइड करोगे उन्हें, कोई एसेसरीज, लेबल्स, नेक लेबल्स, टैग वगैरह, ये सब चीजें आप अरेंज करके उनको देते हो. वो आपके ऑर्डर के हिसाब से उसको लेबर कॉस्ट पे, फैब्रिकेशन कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, उस पे जो है प्रोडक्शन करके देते हैं. स्टिच एंड पैक.
स्टिच टू पैक करते हैं, स्टिच टू पैक, सॉरी कट टू पैक, कट टू पैक, कट टू पैक का रेट्स रहते हैं, फैब्रिकेटेड टू फैब्रिकेटेड डिपेंड करता है क्या रहता है, और आर्टिकल टू आर्टिकल भी डिपेंड करता है कि आप पोलोस बनवा रहे हो थोड़ा ज्यादा होगा, टी शर्ट्स राउंड नेक टी शर्ट तो काफी कम हो जाता है फैब्रिकेशन कॉस्ट। तो बेसिकली रॉ मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करना है सारा, और डिजाइन आपको देने हैं, क्वांटिटीज आपको देने हैं, एसक्यूज आपको बताने हैं, पैकेजिंग किस तरह से होगी वो सब आपको बताना है, ए टू जेड सब कुछ आपको बताना है, और फैब्रिकेटर बस आपको उसको कट टू पैक बस आपको रेडी करके दे देगा फिक्स कॉस्ट में। रोल आया, कटिंग स्टिचिंग इज हिज जॉब, राइट, दैट इज रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट इज योर जॉब। हाँ ठीक है, बैक फैब्रिकेटर भी कर सकता है, बट वहां पे फिर वही क्वालिटी कंट्रोल कैसे आप इंश्योर करोगे, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज्यादातर जो ब्रांड्स हैं या फिर ज्यादातर जो होलसेलर्स हैं या फिर जो भी है ब्रांड्स वगैरह, वो सब प्रोक्योरमेंट अपने एंड पे करते हैं। ओके, तो वो सारा रॉ मटेरियल अरेंज करके रखते हैं, दे जस्ट सेंड यू द प्रोडक्ट फॉर कट एंड पैक, राइट, दैट इज फैब्रिकेशन। बैक टू द पॉइंट कि ठीक है, आप वहां पे गए, फिर उसके बाद किस तरीके से चीज, उसके बाद 18 से लेके 22 तक हमने ऐसे ही करा फैब्रिकेशन पे, और काफी ज्यादा हमें इसमें क्वालिटी इश्यूज फेस करने पड़े थे, क्योंकि हर फैब्रिकेटर को अपने हिसाब से उसको अलाइन करना तो होता है। तो ये हमने काफी फेस करा, और काफी इसको मिनिमाइज भी करा, बट ये खत्म नहीं कर पा रहे थे, हमें कंट्रोल नहीं है कि कहीं पे भी आपका एस्टेब्लिशमेंट पे कंट्रोल नहीं है उसकी, फैब्रिकेटर के कि वो किस तरह से प्रोसेस पूरा रन कर रहे हैं, हमें नहीं पता ले रहा है सीरियसली वर्क को या नहीं हो किस तरीके से, राइट। तो वो सब चीजें इंश्योर करनी बहुत मुश्किल हो गई थी। तो इसकी वजह से तो इन 2023 कस्टमर्स को भी हम कमिटमेंट मतलब एक कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। समझ रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ ये, राइट। तो ये चीजें हमने काफी फेस करी। तो इन 2023 देन वी डिसाइडेड कि इट्स टाइम टू गो विद आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग, खुद मैन्युफैक्चरिंग, या दैट्स व्हेन वी एस्टैब्लिश आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग राइट हियर इन साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद में, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग रन करना तो बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट, दैट इज अनदर काइंड ऑफ अ हैक। तो थोड़ा इसके बारे में बताओ कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं व्हेन यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग ओनर, राइट, नॉट अ ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ, बिकॉज ब्रांड अलग एक और सरदर्दी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इज टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। देखो, जब आप ब्रांड हो ना, तब आपको फोकस करना है सिर्फ अपनी मार्केटिंग पे, सेलिंग प्रोडक्ट पे, और नई तरह की प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, वो प्रोडक्ट में आ गया। मार्केटिंग और प्रोडक्ट पे फोकस करना है आपको, क्या नया लॉन्च करना है, ये सब चीजें आप प्लान कर सकते हो सीजन वाइज। बट जब आप मैन्युफैक्चरिंग भी आप डाल देते हो, ये तो एक तरह से खुद ही बिजनेस मॉडल ही अलग हो गया, बहुत ही अलग चीज है। और कोई भी लीडिंग ब्रांड कुछ होंगे तो मेरे को पता नहीं, बट जितना मैं अवेयर हूँ 90% ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, H&M को ले लो, वो सब जो है पूरा ऑपरेशन खुद नहीं रन करते हैं, कोई भी रन। एज अ ब्रांड आई डोंट थिंक यू शुड बी हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज दैट इज डिफरेंट बिजनेस मॉडल। टोटली राइट। किसी ब्रांड के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक मैन्युफैक्चरर ने अगर अपना प्रोसेसेस, अपने सिस्टम सॉर्ट आउट कर लिए, तो वो फिर मार्केटिंग पे और आगे फोकस कर सकता है। बेटर है कि एक ब्रांड मैन्युफैक्चरर के साथ रिलेशन बिल्ड करे, राइट, वो बेटर रहेगा, उससे लॉन्ग टर्म मेंटेन करे। क्योंकि जब आपने अपनी ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद जब आप मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हो रहे हो ना, वो अलग ही हेडेक है। आपका पूरा फोकस अपनी ब्रांड से हटकर मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाएगा, और वो सप्लाई चेन पे आ जाएगा, किस तरीके से आपके डेली ऑपरेशंस चल रहे हैं। जब आप ट्रेडर इन द सेंस कि आप अपनी ब्रांड बनवा कोई प्रोडक्शन, आप रॉ मटेरियल्स नहीं परचेस करे, फिनिश गुड आपके पास आ रहा है, वो फिनिश गुड ही आप अपना मार्जिन ऐड करके आगे सेल कर रहे हो। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है आप एमबीओ से सेल कर रहे हो सकता है आप होलसेल कर रहे हो सकता है आप अपनी D2C कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मीडियम कुछ भी होता है सेल करने का। बेसिकली अगर आप फिनिश गुड ले रहे हो, फिनिश गुड ही सेल कर रहे हो, तो आपको पता है कि यार मेरे पास इस डेट को मेरे पास गुड्स आ जाएंगे, इतना माल आएगा, और मैंने इतनी मार्जिन अपनी ऐड करके, ये मेरा मार्केटिंग कॉस्ट है, ये सब है, इतना मेरा मार्जिन है, ये मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं, सब ऐड करके मैंने इतने पे सेल कर देना है। जब आप प्रोडक्शन में आते हो, ठीक है, तो आपका फिनिश गुड्स कोई भी नहीं आ रहा। आप ये टी शर्ट देखने को तो टी शर्ट देख रहे हो, बट ये बटन्स अलग जगह से हैं, बटन्स डाई अलग जगह से हुए हैं, फैब्रिक अलग जगह से, थ्रेड अलग जगह से आया है। तो ये पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना ही सबसे बड़ा हेडेक बन जाता है। ये पूरा एक बिजनेस मॉडल बदल जाता है, राइट। तो खाकी ग्रुप की अगर करें बात, तो किस चीज में स्पेशलाइज है, व्हाट दे डू बेस्ट?
देखिए probably there must be some niche. हाँ जी ना, तो right now we are specialized into premium menswear. Okay. और उसमें भी हम प्रीमियम में ही जाना पसंद करते हैं. इंक्वायरीज काफ़ी आती हैं कि रेगुलर प्रोडक्ट की और वो सब. इंक्वायरीज के बारे में थोड़ा बताओ, मुझे जानना है कि आपके पास इंक्वायरीज आती किस तरीके की हैं. Probably दिन की 100-200 हज़ार आती होंगी. I want to know that. We have a team of around 7 to 8 सेल्स स्टाफ जो जिनका काम ही पूरा दिन व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज को ही आंसर करना है. ओके, है ना. तो उनका और कोई काम ही नहीं है, यही काम है पूरा दिन. और इंक्वायरीज हमें डेली की एटलीस्ट अगर हम कैंपेन रन होता है तब तो डेली की 500 प्लस इंक्वायरीज चली जाती है. 500,000 के अराउंड रीच हो जाती है. मेजर किस तरीके की आती है, मुझे ये थोड़ा जानना है. मिक्स ही आती है बेसिकली, डिपेंड करता है हम कैंपेन किस तरह का रन कर रहे हैं. जैसे पता है आपको कि मेटा एड जब आप रन करते हो तो उसमें आप कैंपेन्स अपने रन कर सकते हो अलग तरीके के हिसाब से. तो हमारी जो कैंपेन्स में टारगेट ऑडियंस होती है वो ऑडियंस ही हमारी लुक लाइक ऑडियंस होती है, जो कि हमारे इंस्टाग्राम पेज को या हमारे फेसबुक पेज को ऑलरेडी फॉलो कर रही है. जिस तरह की ऑडियंस हमें कंज्यूम कर रही है उसी तरह की ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं, एड्स दिखा रहे हैं. राइट. तो जब हम उसी तरह की ऑडियंस को बेसिकली हमारे जो प्राइम कस्टमर्स हैं वो रिटेलर्स हैं जिनके आउटलेट्स हैं, राइट, जो रिटेल कर रहे हैं. आगे सप्लाई चेन है उनके पास एंड दे जस्ट वांट टू कि सप्लाई चेन सॉरी सेल्स चैनल है उनके पास. एंड ब्रांड्स और स्टार्टअप्स हमारा प्राइम कस्टमर नहीं है. दैट इज स्टिल आवर 5-2% बिजनेस. और ज्यादातर जो हमारा बिजनेस है वो हम अपने जो रिटेल का हमारा नेटवर्क बना उसी से ही कर रहे हैं. तो मैं एक बार लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली में आपका बिजनेस मॉडल है कैसे. तो इट्स लाइक अ बाइंग हाउस बिजनेस मॉडल. दे गाइज हैव 50 to 1,000 designs in house and you can just choose from that and customize it, right? Little bit of customization is acceptable, right? Just in case if I'm a client, I come in and I want to create with the scratch, what is the minimum MOQ, right? And what should be the approach, because I think that really matters. Right. See Dipanshu, quantity is not a problem. ठीक है. Just इस तरीके से कि मैं हूँ क्लाइंट, मैं सामने बैठा हूँ. राइट. टेल मी अबाउट. फिर भी इफ यू आस्क अबाउट द MOQ वी कैन डू 100 पीसेस आल्सो. ओके, पर स्टाइल. बट मेन थिंग इज यू शुड हैव अ विजन फॉर योर ब्रांड और आपको क्लियर होने चाहिए कि आप किस मार्केट में टारगेट कर रहे हो और किस तरह की कलेक्शन आप चाहते हो. हाँ, जस्ट इन केस लाइक आपके पास डिजाइन रेडी होनी चाहिए. आपके पास अगर टेक पैक्स आप बना सकते हो, ठीक है. अदरवाइज बेसिकली अगर ओवरसाइज टी शर्ट है इस तरह की कलेक्शन है तो टेक पैक्स की नीड नहीं है क्योंकि इतना नहीं होता. हाँ, इतना कोई खास काम नहीं होता है और वो चाहिए होता है. राइट. आपको आपके पास मॉकअप्स और प्रिंट्स रेडी होने चाहिए बस. और उसके अलावा आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह की मार्केट में आप जाना चाहते हो. अगर क्या आप मास में जा रहे हो, मास टारगेटिंग कर रहे हो, बजट रेंज में अगर आप जा रहे हो. प्राइस रेंज की बात हो रही है. राइट. यहाँ प्राइस रेंज की बात हो रही है कि अगर आप जा रहे हो समवेयर अराउंड 800 to 1000 के आसपास, जो कि मास मार्केट होगी, रिटेल प्राइस. राइट. तो तब हमारी अप्रोच थोड़ी अलग तरीके से होगी. तब हम देखेंगे कि हम कहाँ कॉस्ट सेव कर सकते हैं, कॉस्ट सेविंग कहाँ हो सकती है फाइनल प्रोडक्ट की. राइट. फैब्रिक्स हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं. राइट. क्योंकि सेम ही चीज अगर जो टी शर्ट मैंने पहनी है, यही सेम टी शर्ट मैं 250 की बना सकता हूँ. यही सेम टी शर्ट अगर मैं और प्रीमियम फैब्रिक्स और प्रीमियम एसेसरीज ये सब चीजों में चला जाऊँ तो यही सेम चीज मैं 500 रुपए की बना सकता हूँ. कपड़ा चेंज होगा, फैब्रिक चेंज होगा, उसमें स्टाइल चेंज होगा, स्टिचिंग स्टाइल थोड़ा चेंज होगा. राइट. समझ गए. फिट एंड फिनिश चेंज होगी तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है. ओके. तो कुछ एक प्रोडक्ट दिखाइए मुझे, सो दैट वी कैन शो एवरीबॉडी कि आप क्या क्या बनाते हो, है ना. एंड व्हाट विल बी द प्राइस रेंज ऑफ इट, राइट, डिलीवरी टाइम काइंड ऑफ इट. राइट. थोड़ा आइडिया भी वही वाला वैसे टॉपिक वो पूरा हुआ नहीं था जैसे उसमें जैसे कंटिन्यू है ना. तो ये तो हो गया एक बजट सेगमेंट वाला. अब आप थोड़ा प्रीमियम में अगर जाते हो 1500-1600, इट्स 2000. दिस प्राइस रेंज इज कंसिडर्ड प्रीमियम. 1500 से 2000 वाली अपर थोड़ा. हाँ, अपर वाला. तो तब आपकी अप्रोच थोड़ी अलग होगी. तब आप ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, नई नई चीजों के साथ प्ले कर सकते हो, प्रीमियम फैब्रिक्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. तो ये सब चीजें जब आप उस सेगमेंट में जाते हो और प्लस जाओगे फिर तो पूरा ही सिल्हूट्स में प्ले कर सकते हैं.
टियर 1 आ गए। हाँ, वो टियर 1 आ गए आप, राइट, अर्बन टियर 1 आ गए, राइट। तो वो थोड़ा लग्जरी और अल्ट्रा प्रीमियम वाली रेंज। अल्ट्रा प्रीमियम तो और ऊपर हो जाएगी। अल्ट्रा नहीं, मतलब गुची अरमानी वाला नहीं, वो वाला नहीं, बट फिर भी जैसे आजकल काफी स्ट्रीटवेयर ब्रांड्स जो कर रहे हैं 3-4 हजार की रेंज में, 3000, हाँ, इस रेंज में, लाइक प्राइस रेंज इज लाइक कॉस्टली, दैट इज नॉट सस्ता नहीं है, राइट, सस्ता नहीं है किसी भी तरीके से। शर्ट के लिए 4000, आप बेसिकली आपको अपने गारमेंट में एक एस्पिरेशनल वैल्यू देनी पड़ेगी। अब वो उसमें जो है प्रोडक्ट का काफी काम होता है। एक ना ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए ना मार्केटिंग लगती है, आपकी स्टोरी चलती है, और स्टोरी लाइन क्या है और प्रोडक्ट कैसा है, तो प्रोडक्ट भी एक पार्ट है उस चीज का। कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टोरी लाइन विद द प्रोडक्ट, राइट, बिकॉज कोई 4000 पे कर रहा है तो क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड, यू हैव टू गिव मोर देन दैट। इंडिया में सब चीज सेल होती है, है ना, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में लोगों के पास स्पेंडिंग पावर नहीं है, सेल होते हैं, हर चीज सेल होती है। यहाँ पे जनता को चाहिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। अगर आपका 4000 है तो 4000 में मेरे को मिल क्या रहा है ना, कि क्या मेरे को उसकी एस्पिरेशन क्वालिटी मिल रही है, क्वालिटी तो चलो, क्वालिटी तो यार 1000 से शुरू हो जाएगी, है ना, 1000-1500 वाली भी आइटम कोई एक आता है ना कि अगर मैं 4000 की कुछ मंगा रहा हूँ तो ये अलग क्वालिटी होगी बेसिकली, नो डाउट। बट वहां पता है क्या, जब एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज से ऊपर जाते हो ना, फिर आपको एस्पिरेशनल वैल्यू देनी पड़ती है, तो ब्रांड वैल्यू, हाँ, कि बंदे को वो पहन के, आपके कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वियर करके फील कैसा आ रहा है, फील क्या आ रहा है कि मैंने भाई इस पर्टिकुलर ब्रांड का मैंने वियर करा हुआ है। जैसा वो नहीं होता, लाइक पहले जब हम बच्चे थे, नए शूज या कुछ आता है तो वी गेट लाइक, ओह फक, आज नया शूज आया एंड आई विल बी वेयरिंग दिस, वो वाला फील, राइट, थोड़ा आता है। बट मैं जो समझता हूँ कि अगर रिटेल रेंज में मतलब 1000-1500 से आपको काफी, जो ब्रांड 1000-1500 का भी सेल हो रहा है, वहीं से आपको काफी अच्छी क्वालिटीज मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, मिल जाती है। बट उससे ऊपर जो भी जाता रहता है वो फिर आप ब्रांडिंग का ऐड होता है, ब्रांड खरीद रहे हो, फिर आप ब्रांड परचेज कर रहे हो, ब्रांड की एस्पिरेशनल वैल्यू परचेज कर रहे हो, जो कि इनटेंजिबल वैल्यू है। टेंजिबल तो हो गया आपका प्रोडक्ट कि इतना का तो प्रोडक्ट वर्थ है, उसके बाद ब्रांड की वर्थ आ जाती है। जैसे वही वाली हो गई बात कि भाई चाय बाहर भी मिलती है, चाय स्टारबक्स में मिलती है, राइट, not buying the chai, you're buying like coffee, sorry, चाय बोल रहा हूँ मैं, कॉफी, हाँ, तो ये दोनों प्रोडक्ट मुझे दिखा रहे हो, so टेल मी अबाउट द प्राइसिंग की, इसकी एक प्राइसिंग क्या आ जाती है यार? देखो दीपांशु, जैसे पहले मैंने बताया कि ये तो प्रिंट्स हैं बेसिकली, ठीक है, अब इसमें आप राइट, इस तरह के कुछ प्रिंट्स अभी मैं दीपांशु भाई को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे इसमें फैब्रिक्स में जब आप प्ले करते रहोगे ना, तो 100 से 150 रुपीज का गैप आ जाएगा वैसे ही, ओके, है ना। जैसे एक मान के चलते हैं कि अगर ये मैंने प्रिंट करा है तो बेसिक, बहुत ही बेसिक फैब्रिक जो आजकल चल रहा है वो कॉटन टेरी, 100% कॉटन टेरी, ओवरसाइज टी शर्ट्स के लिए ये सबसे ज्यादा चल रहा है 240 GSM में। तो जैसे अगर मैं इसी की बात करूं, है ना, ये मैंने प्रोडक्ट इसलिए उठाया क्योंकि नंबर ऑफ स्क्रीन थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। अब आपने पूछा कि किस प्राइस रेंज में हम कर सकते हैं, प्राइस क्या रहता है, प्राइस किस रेंज में, अप्रोक्सीमेट प्राइस, फाइनल तो हमें पता है कि वो स्टाइल के ऊपर है। दीपांशु, अगर इसी में मैं बात करूं ना, तो इसी गारमेंट को हम 425, 445, अगर हम सबसे बेसिक फैब्रिक जैसे कॉटन टेरी की बात कर रहे हैं, 450 कह रहा हूँ, हाँ, मतलब 400 से 450 के बीच में हम बना सकते हैं इस तरह के गारमेंट्स को, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वांटिटी, और कम भी जा सकता है। क्वांटिटी क्या रहती है? और मिनिमम क्वांटिटी 100 पीसेस, हाँ, 100 पीसेस। उसमें कलर्स आप 2 या 3 कलर्स ऐड कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। अब जैसे कि हम इसमें आ जाते हैं, इसमें नंबर ऑफ कलर्स जैसे आप देख रहे हो कम है, 3 है ना, 3 या 4, हाँ, 3 कलर्स ही, 3 कलर्स है ना, 3 कलर है, तो ऑब्वियसली इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कम रहेगी। यहाँ पे 11 कलर्स से, हाँ, इसमें 11 कलर्स हैं, इसमें 3 ही कलर्स हैं। अगर इसकी सबसे बेसिक फैब्रिक पे मैं बात करूं तो इसकी कॉस्ट विल लाई समवेयर अराउंड 395 टू 425। नाउ 100 MOQ, अब इसमें अब 100 MOQ होगा तो 425 के अराउंड जाएगी। अगर हम 300, 400 अगर क्वांटिटी बढ़ाते रहोगे तो नीचे आता रहेगा, दैट गोज डाउन, राइट, डेफिनेटली। कलर्स क्या अवेलेबल हो जाते हैं? कलर्स यार, कलर पैलेट की अगर मैं बात करूं तो इन हाउस फैब्रिक्स हमारे पास में 20-25 डिफरेंट कलर्स रहते हैं, और ये इन हाउस फैब्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आपको 50 कलर ही बताएंगे, बट वो कुछ भी इन हाउस फैब्रिक नहीं होते उनके। बेसिकली जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे देन दे विल गो फॉर द शॉपिंग, कि फैब्रिक वाले फैब्रिक ट्रेडर के पास जाके फैब्रिक सोर्स करेंगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बुरी बात नहीं है, कोई भी बहुत अच्छी चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, और कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती मैन्युफैक्चरर को। बट इसमें क्या इशू आता है, आप यू आर ऑन दी
मर्सी ऑफ फैब्रिक ट्रेडर कि वो किस तरह की क्वालिटी दे रहा है, उसने बना के रखी हुई है अपने पास। बट जब अगर हम अपनी बात करें तो हम इन हाउस अपने पास फैब्रिक स्टोर करके रखते हैं। ठीक है क्योंकि हम अपनी ब्रांड में भी बना रहे हैं। कस्टमाइजेशन का पार्ट अगेन बहुत कम है हमारा, हम अपनी ब्रांड में भी करते हैं। तो हमारे वेयर हाउसेज में फैब्रिक कितने स्टोर रहते हैं? 26 कलर रहते हैं। हमारा जो कलर पैलेट होता है 20 कलर्स के राउंड का होता है। 20 कलर, 18 to 20 कलर्स रहती हैं हमारे पास किसी भी फैब्रिक में। ओके। And at this particular moment, we have somewhere around 5 to 6 different fabrics for oversize t-shirts. ओवरसाइज के लिए जिसमें आप प्रिंट्स कर सकते हो। ठीक है, ये सब इन-हाउस फैब्रिक्स हैं। अगर मैं हूँ क्लाइंट, तो अगर ये मुझे प्लेन पीस चाहिए एंड आई वांट टू कस्टमाइज इट, तो क्या क्या कस्टमाइजेशन अवेलेबल? यार देखो, अगेन वही चीज है, कस्टमाइजेशन हम कर रहे थे बट बहुत रिसेंटली प्रिंट की हाँ, प्रिंट में अगर कस्टमाइजेशन की आप बात करें तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसमें। अच्छा। मैं वो नहीं जो भी है, टेल मी अबाउट इट। हमारे पास डिजाइन्स रेडी रहते हैं। वी हैव समवेयर अराउंड 200 to 250 और 300 डिफरेंट डिजाइंस हैं जिनकी स्क्रीन्स हमारे पास रेडी पड़ी हैं। ओके, स्क्रीन कॉस्ट नहीं है? हाँ, उसकी कोई स्क्रीन कॉस्ट आपको अलग से बियर नहीं करनी है। ठीक है। यू जस्ट कम, हाँ, will showcase you the complete catalog, different type of designs, different types of prints and what all techniques we can do on those prints. Okay. तो उसमें आप चूज करो। Okay. उसमें हम व्हाइट लेबलिंग कर देंगे। व्हाइट लेबलिंग जैसे कि अब जैसे यहाँ पे हमारी ब्रांड का लोगो है, ये चेंज करके यहाँ पे आपकी ब्रांड का लोगो आ जाएगा। अगर कहीं हमने खाकी लिखा होगा तो खाकी चेंज करके चेंज कर देंगे, आपकी ब्रांड का वो आ जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाइट लेबलिंग। यहाँ पे ऑब्वियसली लेबल्स एंड टैग्स वो सब चेंज हो जाएगा। अब कहीं कस्टमाइजेशन चाहिए तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे कस्टमाइजेशन है। बट आप कहो कि बिल्कुल ही जीरो से सिलवेट्स पे प्ले करना है, सैम्पलिंग करनी है, तो वो चीजें हमारे पास, वी आर नॉट द राइट पीपल फॉर दैट। ओके। पांशु, अभी जो हम काफी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, कुछ इस तरह के डिजाइन्स पे भी कर रहे हैं। सब्लिमेशन है ये, या दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नायलॉन और पॉलिस्टर के फैब्रिक्स हैं। ओके, सो ये भी इन हाउस डाइड है पूरा? सब्लिमेशन इन हाउस है। हाँ जी, इन हाउस सब्लिमेशन है। अब इसमें जो फैब्रिक अभी जो आपने पकड़ा हुआ है, दिस इज 250 GSM पॉलिएस्टर स्पैंडेक्स। 88% पॉलिएस्टर है, 12% स्पैंडेक्स। रिंकल फ्री भी है। हाँ, रिंकल फ्री होता है पॉलिएस्टर में, कोई खास रिंकल्स कहीं आते हैं? आएगा नहीं। तो इस तरह की चीजें भी हम काफी काम कर रहे हैं। और ये थोड़ी टेक्निक अच्छी भी है थोड़ा, और बेसिकली क्या है, कम क्वांटिटीज भी इसमें अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो सकती हैं। ओके, सो प्राइस रेंज क्या आती है इसकी? कुछ आइडिया यार, अगर इनकी प्राइस रेंज की बात करें तो वही अगेन उसकी तो काफी सब्जेक्टिव है कि अब किस फैब्रिक्स में आप जा रहे हो। जस्ट इन केस, ये जैसे 250 GSM का फैब्रिक है, थोड़ा सा हैवी है, तो ये थोड़ा हायर एंड पे जाता है। 400 प्लस इसकी रेंज चली जाती है अगर क्वांटम में इसकी प्रोडक्शन हो रही है तो, राइट। और अगर फैब्रिक की लाइट करते रहोगे तो लाइट हो, तो सिलवेट चेंज करोगे। अब ये क्यूबन कॉलर में हमने बेसिकली फिनिश नहीं है पीसीए, अभी बटन्स लगने हैं इस पे। जैसे ये क्यूबन कॉलर है, अभी क्यूबन कॉलर बनाएंगे, थोड़ा एडवांस सिलवेट है, लेबर कॉस्ट, मेकिंग कॉस्ट इसकी थोड़ी हाई आती है, तो रेट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। राउंड नेक्स में जाओगे, राउंड नेक टी शर्ट्स में थोड़ा कम आ जाता है रेट, प्रोडक्शन उसमें ज्यादा होती है और इजिली बन जाता है। तो सस्ता क्या पड़ता है हमें, स्क्रीन पड़ता है या सब्लिमेशन? देखो यार, अगर आप जा रहे हो क्वांटम पे, बल्क में आप जा रहे हो, तब तो स्क्रीन इज बेस्ट। हाँ, यू हैव समवेयर अराउंड, यार ये वैसे क्वेश्चन ही गलत है कि सस्ता क्या पड़ता है, दोनों का यूज केस ही अलग है। आप वो भी बताओ। हाँ, वो भी बताओ और कट मत लो आप। ये क्वेश्चन नहीं, ये मेरा इंटेंट तो वीडियो में रखने का था इसको। ठीक है। वैसे यार ये भी बोल देंगे। हाँ, दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क कि सस्ता क्या पड़ता है, क्योंकि दोनों के यूज केस ही अलग हैं। यूज केस अलग है। ये जो आप अचीव कर पा रहे हो, ये आप स्क्रीन प्रिंट में अचीव नहीं कर सकते हो, सब्लिमेशन में ही होगा। ये सब्लिमेशन में ऐसी अचीव, या डायरेक्ट डिजिटल प्रिंट्स होते हैं, डिजिटल प्रिंट है ना, ये इन्हीं टेक्निक्स में आप अचीव कर सकते हो। जो आप स्क्रीन प्रिंट में अचीव कर पा रहे हो, वो आप सब्लिमेशन में अचीव नहीं कर सकते हो। तो इट completely depends upon your use case और किन फैब्रिक्स में आप जा सकते हो। जैसे कि अब अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो ये सिर्फ पॉलिस्टर बेस्ड या सिंथेटिक फैब्रिक्स पे ही हो सकता है। कॉटन पे नहीं होगा। कॉटन पे नहीं होगा, पॉलिस्टर या नायलॉन के फैब्रिक्स पे ही हो सकता है ये। लाइक ये लाइट
कलर पे भी होता है, सिर्फ ब्लैक पे नहीं होगा? ब्लैक पे नहीं, लाइट कलर्स पे होगा। लाइक अगर हमारे पास प्लेन व्हाइट है तो उस पे ही होगा। व्हाइट पे हो गया, ब्राइट येलो पे हो गया, ब्राइट येलो या ग्रीन, डार्क टोन नहीं जाएगा, डार्क टोन कोई नहीं जाएगा, लाइट कलर्स पे जाएगा। ओके। अब जैसे इसमें भी आप देखोगे तो अंदर से पूरा जो फैब्रिक है व्हाइट है, व्हाइट। हाँ, वही मेरा था। ये व्हाइट फैब्रिक के ऊपर हमने सब्लिमेशन पेपर है और सब्लिमेशन इंक्स के थ्रू फ्यूज करके उसको ऊपर सब्लिमेट किया गया। ओके। तो अंकित भाई, स्क्रीन प्रिंटिंग कैसे होती है, ठीक है, किस टाइप की स्क्रीन्स होती हैं, राइट, एंड लाइक पिगमेंट हो गई है ना, अलग अलग तरीके, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताओ। बेसिकली जो स्क्रीन प्रिंट है, इट इज द मोस्ट ओल्डेस्ट एशियंट और ट्रेडिशनल वे है प्रिंट करने का। ओके, ठीक है। तो स्क्रीन प्रिंटिंग में बेसिकली एक मैश होती है। अब वो आप पहले सिल्क की चलती थी, बट अब पॉलिएस्टर की नायलॉन की मैश आती है, ठीक है, या विद द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, तो पॉलिएस्टर और नायलॉन की मैश बनने लग गई। ट्रेडिशनली सिल्क की होती थी पहले। तो अब मैश जो आती है वो अलग मैश काउंट्स में आती है कि 140 नंबर, 160, 180, तो ये अलग मैश काउंट्स होते हैं कि कितनी टाइटली पैक्ड है आपकी। ओके। जितनी ज़्यादा मैश काउंट होगा आपका, उतना ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, और उतना ही ज़्यादा फोर्स से आपको उसके थ्रू कलर उसके ऊपर चलाना पड़ेगा कि वो पास थ्रू हो। वैसे राइट। अगर जैसे कि अगर मैनुअली आप इसको प्रिंट कर रहे हो, तो मैनुअली प्रिंट करने पे 140 नंबर की जो मैश है, इट्स गुड एनफ। 140 नंबर, क्योंकि जब मैनुअली कोई प्रिंटर है, जो लेबर है, जो वो स्क्रीन प्रिंट करेगा, तो वो इतना फोर्स नहीं लगा सकता कि वो ज्यादा मैश काउंट वाली में से पास करवा दे। बट जब आप ऑटोमेटिक मशीन्स पे आते हो, वो कर देती है वैसे। हाँ, जब ऑटोमेटिक मशीन्स पे आते हो तो उनका तो न्यूमेटिक प्रेशर लग रहा है, वो तो हाँ, सेट कर सकते हो आप, शायद उसमें प्रेशर सेट भी कर सकते हो, प्लस वो न्यूमेटिक प्रेशर है। वो मशीन ने लगाना है, वो मशीन ने क्या है, हर बार सेम ही प्रेशर लगाना है। समझ गया। जितना वो पहली बार लगाएगा, उतने वो 1000 टाइम पे भी उतना ही प्रेशर लगाएगा। बंदा गलती कर सकता है, थक गया, पूरा दिन काम कर रहा है, प्रेशर नहीं लग रहा, तो अनइवन प्रिंट्स आ सकते हैं। तो इसीलिए जब हम मैनुअल प्रिंटिंग करते हैं तो कोशिश करते हैं कि 140 मैश काउंट पे रखें। इससे कम जाएंगे तो उतनी क्रिस्पनेस नहीं आती है प्रिंट्स में। समझ गया। इससे ऊपर जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होता इतना फोर्स लगाना। किस टाइप की प्रिंटिंग होती है? राइट। जो स्क्रीन प्रिंट है, स्क्रीन प्रिंट पे कोई भी एज सच बाउंडेशन नहीं है। नंबर ऑफ टेक्सचर्स आप जिस तरह के मर्जी ले सकते हो, और अब तो हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स नए डेवलप हो चुके हैं जो चल रहे हैं। केमिकल्स चेंज करो, इंक्स चेंज करके आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत टेक्निक्स को चेंज करके, थोड़ा बहुत आप बेसिकली इंक्स का ही काम होता है सारा। इंक्स का और केमिकल्स का ही काम होता है। तो ये सब चेंज करके आप काफ़ी तरीके के आउटपुट्स आप गेन कर सकते हो। जैसे इसमें आप ग्लो इन डार्क चल रहा है, रेडियम वाले चल रहे हैं। तो पफ प्रिंट्स काफ़ी इस टाइम पे ट्रेंड में हैं। और पफ प्रिंट, कई लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि पफ प्रिंट इज डिफरेंट एंड स्क्रीन प्रिंट इज डिफरेंट। नहीं, वो होता सेम होता। टेक्निक स्क्रीन प्रिंट ही है, बारे में कि वो बनता कैसे है थोड़ा पफ प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंट का ही प्रोसेस की बात करें, मैश की बात हुई थी अभी तो जस्ट। तो मैश को आप एक फ्रेम के ऊपर आप उसको स्ट्रेच करके चढ़ाते हो। इसके भी अलग तरीके होते हैं, मैनुअली भी होता है और इसकी न्यूमेटिक मशीन्स भी आती हैं। हाँ, जिसको स्ट्रेच करके, स्ट्रेचर कहते हैं, स्ट्रेच करके उसको जो है फ्रेम के ऊपर चढ़ाई जाती है वो मैश जो है। उसके बाद उस पर फोटो सेंसिटिव केमिकल लगता है, इमल्शन जिसे हम कहते हैं, जो कि लाइट के कॉन्टेक्ट में आने पर हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाएगा। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, आप ट्रेसिंग्स निकालोगे। आप नॉर्मल एक इंकजेट प्रिंटर से ट्रेसिंग्स निकालोगे, जिसमें आपका जो जैसे कि सपोज अब कोई प्रिंट उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, ये ठीक है, सिंपल है। ओके। जैसे कि ये प्रिंट है, अब यहाँ पे व्हाइट कलर है, एक मस्टर्ड कलर है, एक येलो कलर है। तो जहाँ जहाँ पे व्हाइट होगा ना, इसकी ट्रेसिंग अलग बनेगी। जहाँ जहाँ पे मस्टर्ड होगा, इसकी ट्रेसिंग अलग बनेगी, और जहाँ येलो होगा, इसकी ट्रेसिंग अलग बनेगी। ट्रेसिंग इज सिंपली कि बटर पेपर के ऊपर हमने प्रिंट इंकजेट प्रिंटर से वो प्रिंट आउट निकाल लिया, वो जहाँ जहाँ पे प्रिंट्स है वो ट्रेसिंग्स आ गई है वहाँ पे। कटिंग काइंड ऑफ कटिंग्स आ गई है बेसिकली आपका। और अब इसको हम क्या करेंगे, जब हम फ्रेम के ऊपर वो इमल्शन लगाते हैं, है ना, CS3, पता नहीं केमिकल नेम मेरे को पता नहीं, कोई बात नहीं, है ना, जो भी है इमल्शन होता है बेसिकली। उसका जो टेक्निकल नेम है वो माइंड से स्किप हो रहा है, इमल्शन है।
तो जब इमल्शन हम उसके ऊपर लगाते हैं और हम फ्रेम के ऊपर जहाँ पे भी हमें वो ट्रेसिंग चाहिए, जहाँ पे हमें वो पोर्स जो है खाली छोड़ने हैं, जहाँ से इंक पास हो, समझ गया, तो कटिंग छोड़ दी, जहाँ पे वो कटिंग्स छोड़नी है हमें, तो वहाँ पे जो है हम वो ट्रेसिंग जो है उसको लगा देते हैं फ्रेम के ऊपर विद द हेल्प ऑफ टेप। हाँ, सेलो टेप से हम उसको जो है वहाँ पे सेट कर देते हैं ट्रेसिंग को। उसके ऊपर वो जाता है एक्सपोजर के बाद, एक्सपोजर यूनिट अलग होती है, वहाँ पे वो डार्क रूम में होता है, क्योंकि जैसे आप इमल्शन को आप डायरेक्ट सनलाइट या डायरेक्ट हार्ड लाइट की कांटेक्ट में लेकर आओगे, वो उसी टाइम हार्ड हो जाएगा। ओके, तो वो विद इन द मैटर ऑफ 5 to 6 मिनट्स वो हार्ड हो जाता है, अंधेरे में करना है, इसलिए वो ये डार्क रूम में होता है पूरा, डार्क रूम में होता है। वहाँ पे आप लगा सकते हो, वहाँ पे आप येलो लाइट चला सकते हो, येलो लाइट से वो हार्ड नहीं होगा, बट जब भी यूवी लाइट्स आएंगी, जैसे व्हाइट लाइट होगी आपकी या फिर डायरेक्ट सनलाइट पड़ गई, तो हार्ड हो जाएगा। कोई हाई वोल्टेज हाई की लाइट इंटेंसिटी हो गई, हाँ, तो वहाँ पे वो हार्ड हो जाता है। तो इसलिए डार्क रूम के अंदर पूरा प्रोसेस होता है जहाँ इमल्शन लगाया जाता है, और उसके ऊपर हम ट्रेसिंग्स को रखते हैं जहाँ भी हमें वो कटआउट चाहिए। जैसे मेरे को व्हाइट कलर का प्रिंट चाहिए, तो व्हाइट कलर की जहाँ भी मेरे को पोर्स छोड़ने हैं, वो मैं व्हाइट कलर की ट्रेसिंग वहाँ पे प्लेस कर दूंगा, टेप से मैंने उसको लगा दिया। उसके बाद मैंने रख दिया एक्सपोजर के ऊपर। एक्सपोजर में क्या होता है, बेसिकली हाई इंटेंसिटी लाइट्स होती हैं जो कि बहुत छोटे एरिया पे नीचे से पड़ती हैं। हाँ, स्क्रीन के ऊपर। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ पे मेरी ट्रेसिंग है वहाँ पे डार्क है वो पूरा एरिया, वो पूरा एरिया डार्क है, तो वहाँ पे जो होगा वो वहाँ पे इमल्शन हार्ड नहीं होगा, बाकी हर जगह से हार्ड हो जाएगा, बाकी हर जगह से हार्ड हो जाएगा। जहाँ पे मैंने ट्रेसिंग लगाई हुई है वहाँ पे हार्ड नहीं होगा इमल्शन। उसके बाद प्रेशर वॉशर से हम उसको जो है वॉश कर लेते हैं, ड्राई होने के बाद उसको वॉश कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ से हार्ड हो गया वहाँ से तो वो नहीं उतरेगा केमिकल, हाँ वहाँ से तो केमिकल नहीं उतरेगा, बट जहाँ से वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में होगा, जहाँ पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ पाई, ट्रेसिंग हमारी बीच में आ गई, वहाँ से वो केमिकल उतर जाएगा। तो अब ये आपकी मैश रेडी हो जाती है, जहाँ पे आपके पास व्हाइट कलर का जहाँ प्रिंट है वहाँ के लिए अलग स्क्रीन बन गई, मस्टर्ड के लिए अलग स्क्रीन बना लिया आपने, येलो के लिए अलग स्क्रीन बना लिया आपने। तो ये प्रिंट बहुत बड़ा है, राइट, है ना, स्क्रीन का एक साइज होता होगा, राइट। तो ये किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है, एक ही बार में हो जाती है या 2-3 बार में होती है, किस तरीके से? नहीं, एक ही बारी में हो जाती है, एक ही बारी में हो जाती है, ऐसा कुछ मैं समझा नहीं जैसे क्वेश्चन आपका। जैसे स्क्रीन का जो फ्रेम बनता है उसका एक साइज होता है, हाँ, ये बहुत बड़ा साइज, ये बड़ा साइज, राइट। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि ये एक ही बार में हो जाता है या इसकी स्क्रीन बड़ी बनती है? हाँ, इसकी बड़ी स्क्रीन बनती है, राइट। हाँ, तो वही मेरा क्वेश्चन। सो बेसिकली फ्रेम्स के साइजेस अलग अलग होते हैं, हाँ, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नीड और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रिंट वी चूज द फ्रेम साइज। फ्रेम साइज काफी साइजेस में आते हैं, ओके, और जैसा प्रिंट है वैसे ही उस पे मैश चढ़ेगी, और उसके हिसाब से वो उसको एक्सपोज कर दिया जाता है। छोटा प्रिंट है तो छोटा फ्रेम यूज होगा, बड़ा प्रिंट है तो बड़ा फ्रेम यूज किया जाता है। ओके, जस्ट इन केस अगर हम इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी के बारे में बात करें, एम्ब्रॉयडरी भी है इन हाउस, राइट? नहीं, एम्ब्रॉयडरी बेसिकली हम आउटसोर्स करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर किस तरीके की एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, थ्रेड चेंज होते हैं, राइट? बेसिकली जो एम्ब्रॉयडरी पार्टनर्स हैं हमारे, ओके, वो एक्सपोर्ट हाउस है, राइट? तो वो obviously high quality, obviously they are working with multiple brands, और काफी high end brands में उसमें, so obviously they have the technology for that, and they have the type of machinery required to make the complex designs, right? तो उसमें आजकल काफी चल रहा है लेजर कट जकार्ड्स की टेक्निक काफी चल रही है। जकार्ड्स को लेजर कट करके आपके स्टिच कर दिया जाता है। ओके, पैच वर्क, ठीक है, पैच वर्क काफी चल रहा है ना। तो ये सब चीजें भी पैच तो एक तो होता है कि एम्ब्रॉयडरी से बना लिया, एक होता है लेजर कट करके उसको पैच को हमने वो करा है। तो ये सब चीज़ों के आजकल हमें काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, और ये हो रहा है काफ़ी। कोई आपने इसमें स्टाइल भी बना रखे हैं, राइट, इन हाउस जो आप बनाते हो, या फिर ये कस्टम स्पेशलाइज है? ठीक है ना, ठीक है, समझ गया ना? हाँ, समझ गया। हाँ, तो कोई स्टाइल इसमें आपने इन हाउस भी बना रखा है जो आपके पास खाकी में? हाँ, खाकी में, राइट। तो पैचेस वाली जो टेक्निक है वो अभी हम नहीं कर रहे हैं अपनी ब्रांड में, बट इफ यू हैव समथिंग कस्टम requirement in with the patchwork, then we can proceed with that particular technique. That has to be like 500-600 quantity. 100 पीसेस में भी हो जाएगा, that's not an issue. बट वही बात है जैसे कि मैंने पहले बताया कि सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. You should have the clear approach, right? Not
लीव एनीथिंग फॉर द गेस वर्क। राइट, समझ गए, लाइक स्टाइल तैयार होना चाहिए, सब कुछ तैयार होना चाहिए, स्टाइल्स रेडी होने चाहिए हैं। और आपको पता होना चाहिए किस तरह के फैब्रिक्स में हम जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम आपको फैब्रिक्स दिखाएंगे यहाँ पे, बट आपको पता हो कि हाँ कि मेरे को लास्ट जो प्राइस रेंज है कहाँ तक चाहिए वो। ओके, तो अ क्लाइंट हैज टू गिव यू अ बजट, राइट, फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, है ना। These are the main requirement if you want your order custom, right, because that saves a lot of time hassle for you and the client, right, especially for you, right, because right, okay, so next बात करते हैं कि पैटर्न मेकिंग की। पैटर्न मेकिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आता, तो मुझे थोड़ा आपसे जानना है कि हाउ डज पैटर्न मेकिंग वर्क्स, और किस तरीके के ना हम ड्रॉप शोल्डर होता है, क्रू होता है, रेगलान शोल्डर होता है, तो वो किस तरीके से बनते हैं। राइट। तो सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे ऑपरेट करती है। हमारे पास सैंपल आया, ठीक, चाहे वो हमने खुद सोर्स किया है, किसी क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड करा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर जैसे हम अपनी ब्रांड में बना रहे हैं तो हमने खुद ही अपना एक सैंपल अरेंज करा कि ये चीज़ें हमें करनी है। अब उस सैंपल का सबसे पहले एक फिट सैंपल बनता है, फिटिंग चेक करने के लिए कि जो हमारे पास फैब्रिक्स हैं इन हाउस, जो पैटर्न के लिए बेसिकली उसका, हाँ, फिट चेक करने के लिए पैटर्न बनेगा कैसा, हाँ, कि पैटर्न बनेगा कैसा, कि एक रफ एस्टिमेशन के लिए एक फिट पैटर्न बनता है। तो वो कोई भी उसमें बन जाता है, जो भी फैब्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है, सेव द कॉस्ट, ठीक है, हाँ, जिस भी फैब्रिक में हम बनाना चाहते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ ऐसा कुछ लुक हम देंगे, देंगे, ठीक है। तो जो भी फैब्रिक सूटेबल लग रहा है उस डिजाइन के लिए, जो इन हाउस भी अवेलेबल है, तो उसमें हम वो फिट सैंपल बनाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद उसको वियर करके देखा जाता है कि वो कैसी फिटिंग दे रहा है, कैसी लुक दे रहा है। अगर वो चीज़ें सब ओके लगती हैं तो उसके बाद जो है उसकी पैटर्न्स बनते हैं। पैटर्न्स इन द सेंस कि जब आप कटिंग करते हो तो आपको एक पैटर्न चाहिए होते हैं जिसके हिसाब से आप कटिंग की मार्किंग्स लगाओगे अपनी लेयर के ऊपर। फैब्रिक लेयर आपने कटिंग टेबल पे जब लगा दी तो उसके बाद आपको मार्किंग्स करनी होती हैं। अब यही सिस्टम कैड से भी होता है, डिजिटल पैटर्न जिसमें बनते हैं, राइट, डिजिटल पैटर्न जिसमें बनते हैं, बट छोटी क्वांटिटीज के लिए वो चीज़ें जो है सूटेबल नहीं है। वो अगर बहुत ही बड़े बैच कटिंग हो रहे हैं आपके, तब वो चीज़ें जो है फीजेबल रहती हैं। ओके, तो लाइक आप पैटर्न एक स्टाइल का बनाते हो, मतलब सॉरी, एक साइज, हर स्टाइल का अलग पैटर्न होता है, और हर पैटर्न में डिफरेंट साइजेस की ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग किस तरीके से होती है, थोड़ा इसका मुझे आइडिया दो। जैसे अब ये साइज की अगर हम बात करें, नाउ दिस पर्टिकुलर साइज इज एल, है ना, ये एल का है। तो अब ऑब्वियसली जो अगर हम इसका एक पर्टिकुलर डायमेंशंस हैं, चेस्ट हो गया, लेंथ हो गया, हाँ, जो लेंथ और जो चेस्ट है वो अलग होगी। अब ऑब्वियसली जो इसकी डायमेंशंस हैं वो एम से अलग है, वो एक्सेल से अलग है। उसी हिसाब से इसकी स्लीव्स की भी शेप चेंज होगी, लेंथ और जो विड्थ है वो चेंज होगी, है ना। आर्म होल की शेप भी चेंज होगी उस हिसाब से, नेक की चौड़ाई भी चेंज होगी उस हिसाब से, ठीक है। तो ये सब चीजें डिफाइन करने के लिए, और ताकि हमारे हर बार कंसिस्टेंट एक साइज पैटर्न रहे, कंसिस्टेंट रिजल्ट आए फाइनल प्रोडक्ट का, तो उसके लिए हमें एक फिक्स पैटर्न्स बनाने पड़ते हैं, और उसी हिसाब से हर बैच कटिंग होता है। ओके, सो लाइक अगर ये बेसिकली अगर ट्रेडिशनली ये कार्डबोर्ड पैटर्न्स होते हैं, जो आपने कई सारी वीडियोस में देखे भी होंगे। तो वो लेयर के ऊपर रख के उस पे मार्किंग की जाती है। राइट, सपोज इसका एस है, राइट, सॉरी एल साइज है आपके, एल साइज है। तो अगर हम इसे ग्रेड डाउन कर रहे हैं, हाँ जी, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं ग्रेड डाउन में? सबसे पहले चेस्ट कम होगी। आपका साइज चार्ट कैसे चेंज होता है? जैसे अगर बॉडी की बात करें, है ना, ये बॉडी है हमारी, बॉडी में फ्रंट और बैक आ जाती है, जो मेन पैनल्स हैं, राइट। तो सबसे पहले तो इसकी चेस्ट कम होगी, लेंथ कम होगी। उसके बाद आपका ये जो इसका गले की शेप है, ये थोड़ी सी छोटी होगी, हल्का, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट बहुत ही माइनर सा डिफरेंस रहेगा इसमें। उसके बाद आपका शोल्डर लेंथ चेंज होगी यहाँ पे, ठीक है। आर्म होल की शेप थोड़ी चेंज होगी, वो ऑब्वियसली जब चेंज होगी, जब यहाँ से आपकी लेंथ ऊपर हो गई, आपकी लेंथ छोटी होगी, तो आर्म होल की शेप भी चेंज हुई। उसी हिसाब से जब आपकी स्लीव्स होती हैं, अब एल की स्लीव्स का पैटर्न अलग होगा, एल की बॉडी के साथ जो एल की स्लीव्स लगनी है उसका पैटर्न अलग है। एम की बॉडी के साथ एम का स्लीव्स का पैटर्न अलग होगा। ओके, सपोज इसकी स्लीव 20 सेंटीमीटर है, तो एम की
2 सेंटीमीटर कम हो गई शायद। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, अगर हम इंडिया के हिसाब से सेंटीमीटर में, हाँ 2 सेंटीमीटर ही बेसिकली होता है। इंचेस में करें तो 1 इंच का ग्रेडिंग आ जाती है, ग्रेडिंग आती है, डाउन ग्रेड। और अगर हम बढ़ाते हैं तो 1 इंच अप हो जाता है। चेस्ट और लेंथ में 1 इंच की ग्रेडिंग आती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। राइट। ओवर साइज में, ओवर साइज में और वैसे रेगुलर पैटर्न्स में भी, उसमें भी या 1 इंच इसकी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर हम सपोज बात करते हैं कि ठीक है, ये बात तो हो गई पैटर्न की, राइट, प्रिंट्स की। देन अब एक और चीज, हाँ, अब पैटर्न मेकिंग जो होता है ना, हाँ, वो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका। हाँ, पूरी प्रोडक्ट चेन में, प्रोडक्शन चेन में, हाँ, पाइपलाइन में सबसे फर्स्ट स्टेप है। और सबसे क्रूशियल भी है। हाँ, आपके पैटर्न्स बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेट बने होने चाहिए। एक सेंटीमीटर की भी अगर ऊपर नीचे ना, आपके पैटर्न को पूरा बिगाड़ सकती है। मेरे साथ हुआ एक सीन है ना। तो ये चीज़ों का ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जो पैटर्न मेकिंग जो होते हैं, पैटर्न मेकिंग सस्ते नहीं बनते हैं। हाँ। ना ही जो पैटर्न मेकिंग के मास्टर्स होते हैं वो भी बहुत स्किल्ड होने चाहिए। अब ऑब्वियसली जो स्किल्ड लेबर है वो दे कम एट अ कॉस्ट। तो ये स्टेप क्या आता है इसके बाद? पैटर्न मेकिंग के बाद आपका स्टेप आएगा कटिंग का। अगर आपने फिट सैंपल आपका बन गया, अप्रूव हो गया, पैटर्न्स आपने उसके उस हिसाब से बना लिया, फैब्रिक आपका सोर्स हो चुका है, अब उसके बाद कटिंग का प्रोग्राम है। कटिंग, हाँ, आप उसको लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग करने के बाद अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से उसको कटिंग करेंगे। ठीक है। तो कितने टाइप के सैंपल्स होते हैं? लाइक देयर इज अ फिट सैंपल, देन देयर इज अ पीपी सैंपल, प्रोडक्शन सैंपल होता है। या तो बेसिकली 2 ही सैंपल्स होते हैं, बनाने को जितने मर्जी बनाते हैं। नहीं, मतलब जस्ट फॉर एन आइडिया। एक फिट सैंपल जो सबसे पहले बनता है, बहुत ही एक प्रोटोटाइप की तरह हो गया, वो फर्स्ट हो गया कि मोटा मोटी हमारा प्रोडक्ट दिखेगा कैसा, एक देखने के लिए। ठीक है। फिर वो जब एक फैब्रिक हो गया फाइनलाइज, आपका हर चीज आपने फाइनलाइज कर दी है, एक्सेसरीज वगैरह कहाँ का प्लेसमेंट है, सब कुछ है। फिर आपका बनता है प्रोडक्शन सैंपल। अब वो प्रोडक्शन सैंपल जो होगा, इट विल बी यूज्ड एज द रेफरेंस फॉर योर प्रोडक्शन। दैट विल बी द फाइनल सैंपल। वो फाइनल सैंपल होगा हमारा। हाँ, कि अब जो पूरी प्रोडक्शन की जो पाइपलाइन है वो जिस हिसाब से चलेगी वो उसी पे बेस्ड होगी, उस सैंपल के हिसाब से। कि वहाँ पे एक स्टेज जो है वो आपको वहीं पे अपने प्रोडक्शन सैंपल में क्लियर। हाँ, ओके। एक स्टेज जो है वो आपको अपने प्रोडक्शन सैंपल में ही क्लियर वहाँ पे करना पड़ेगा कि क्योंकि वही सेम प्रोसेस फॉलो होगा पूरे उसमें। ओके। थर्ड स्टेप पे आते हैं। ठीक है, हमारा पैटर्न मेकिंग हो गया, सैंपल किस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बारे में बताओ थोड़ा इन डेप्थ कि किस तरीके से रियली वर्क्स आउट। दिपांशु, कटिंग हो गई प्रोडक्ट की, ठीक है, उसके बंडलिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद नाउ यू हैव टू डिसाइड, डू यू वांट एम्ब्रॉयडरी ऑन इट, डू यू वांट प्रिंटिंग ऑन इट, किस तरह की टेक्निक आपको उसके ऊपर चाहिए, या क्या आर्टवर्क कैसे चाहिए, किस तरीके के। ठीक है, अगर इफ यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंटिंग देन इट गोज फॉर प्रिंट। और क्योंकि स्क्रीन प्रिंट जो है बेसिकली पैनल्स पे होती है और रेडी पीसेस पे नहीं होती, हो जाती है। मैं नहीं कहूँगा नहीं होती, डिफिकल्ट होता है, होती है। उसकी एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, बहुत बड़े प्रिंट्स नहीं कर सकते हम, नहीं कर सकते, ठीक है, ज्यादा एडवांस नहीं जा सकते हम, सूटेबल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, मत कराओ। लोग करते हैं, जैसे डीटीएफ है, डीटीएफ बहुत इजीली रेडी पीसेस पे हो जाती है। डीटीएफ तो बस आपको प्रिंट वो करना है ना, हीट प्रिंट करना है, राइट। हाँ, फ्यूजिंग है वो बेसिकली स्टिकर की। हाँ, स्टिकर। अब अगर आप स्क्रीन प्रिंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको पैनल्स पे ही प्रिंटिंग सूटेबल रहती है। टेबल्स के ऊपर कर लो, या फिर आप राउंड मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, जो भी है पैनल्स के ऊपर आप प्रिंटिंग करोगे। ठीक है। प्रिंटिंग से आपकी जब टी शर्ट्स के जो पैनल्स हैं वापसी आ गए जब, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि तो जो प्रिंटिंग पे पैनल जाते हैं वो विदाउट स्टिच पैनल जाते हैं, विदाउट स्टिच जाते हैं, राइट। वो फ्रंट और बैक में अगर प्रिंटिंग है तो वो दोनों पैनल जाएंगे, दोनों पैनल जाएंगे, फ्रंट का लग जाएगा, बैक का लग जाएगा, स्लीव का लग जाएगा। ओके ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फिर? नेक्स्ट स्टेप प्रिंटिंग होने के बाद स्टिचिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है उस पे। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अब अगर आपको राउंड नेक की रिक्वायरमेंट है तो ओवरलॉक से पहले स्टार्ट होगा प्रोसेस, ओवरलॉक स्टिचिंग। हाँ, ओवरलॉक पे जाएगा, फिर उसके बाद सिंगल नीडल पे जाएगा। सिंगल नीडल इज सिंपल टेलर वाली मशीन जो होती है, सबसे बेसिक मशीन। ओके ओके, ठीक है, सिंगल नीडल पे जाएगा। उसके बाद सिंगल नीडल के बाद और भी काफी, जैसे अगर आपको यहाँ पे फ्लैट स्टिच चाहिए तो उसके लिए अलग मशीनरी होती है, है ना। तो फोल्डिंग के लिए अलग मशीनरी होती है। तो 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आर रिक्वायर्ड इन द मेकिंग ऑफ अ सिंपल टी शर्ट। सिंपल राउंड नेक टी शर्ट की अगर हम बात करें तो 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड स्टिचिंग के लिए। स्टिचिंग के लिए अब बहुत सारे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो इसको
2 या 3 मशीन्स में भी इसको खत्म कर देते हैं, बट फिर वो क्वालिटी वाली बात खत्म कर देते हैं। हाँ, है ना। तो बहुत ही बेसिक अगर मैं बात करूँ तो 3 मशीन से भी आप शुरू कर सकते हो। ओके, ओवरलॉक चाहिए आपको, और आपको उसके बाद चाहिए सिंगल नीडल, और उसके बाद चाहिए आपको फ्लैट लॉक, राइट, फ्लैट लॉक वाली। हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद लाइक थ्रेड्स कितने तरीके के होते हैं? थ्रेड्स में द टाइप ऑफ थ्रेड्स वी आर यूजिंग आर मोस्टली 3 प्लाईज है ना। 3 प्लाईज सूटेबल है। 2 प्लाई भी आता है इसमें। अब इसमें अगर फाइबर्स में आप जाते हो तो स्पन भी आता है। स्पन इज पॉलिएस्टर, और पॉलिएस्टर बेस्ड थ्रेड्स होते हैं। 100% कॉटन आप जा सकते हो। अगर आपको वॉशिंग करना है तो उसमें RFD थ्रेड्स आते हैं विच आर रेडी फॉर डाइंग। लाइक वाइट थ्रेड है, आप उसे कोई भी वाइट थ्रेड है, आपने उसको वॉशिंग के लिए जब आपने भेजा तो जिस टाइप की आपकी वॉशिंग फैब्रिक के ऊपर हो रही है उसी टाइप की ही थ्रेड्स के ऊपर चल जाएगी। बट अगर ये पॉलिएस्टर के थ्रेड्स होंगे तो वो कलर नहीं लेंगे। लाइक फिलामेंट थ्रेड? नो, पॉलिएस्टर फिलामेंट मुझे नहीं पता क्या होता है। क्या होता है? फिलामेंट थ्रेड स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होता है। अच्छा, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन। ओके, स्ट्रीट वेयर में इस्तेमाल नहीं होता। आई यूज इट फॉर माय ब्रांड। अच्छा, फिलामेंट थ्रेड। हाँ, वो ओके, तो गुड टू नो। बाकी अगर जैसे क्योंकि अब हमारा कॉटन ब्लेंड्स में ज्यादा काम है तो नहीं होता वो। हाँ, तो हमारे में वो पर्टिकुलर थ्रेड यूज नहीं होता। ऑब्वियस है। हम कॉटन थ्रेड यूज करते हैं, और बहुत ही रेयर केसेस में स्पन थ्रेड्स यूज करते हैं, बट सारे 3 प्लाई होते हैं। ओके, तो स्पन ज्यादातर शर्ट्स में इस्तेमाल होता होगा बिकॉज़ दैट आर नायलॉन पॉलिएस्टर। नहीं, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। स्पन आप कहीं भी यूज कर लो। अच्छा, सस्ते आते हैं। अच्छा, सिर्फ कॉस्ट की वजह से। कॉस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसके बाद फिर क्या आ जाता है? थ्रेड्स के बाद मशीन स्टिचिंग होगी। स्टिचिंग के बाद आपका उसकी थ्रेड कटिंग, फिनिशिंग बेसिकली जो थ्रेड बाहर रह गया। हाँ, जो थ्रेड्स रह गए हैं, कुछ अनफिनिश रह गया, और उसके बाद फिर फाइनल चेक होता है। फाइनल चेक हो गया एक बार। हाँ, QC जो होती है वो होती है। उसके बाद अगर कुछ भी डिफेक्ट है, कहीं पे थ्रेड्स अभी भी लगे हुए हैं, या फिर कुछ प्रोडक्शन लाइन का ही कोई डिफेक्ट आ गया, कुछ प्रिंट सही से नहीं चल पाया, प्रिंट गलत हो गया, तो उसी टाइम पे वो स्टिच QC के टाइम पे हटा दिया जाता है उसे। अगर ठीक हो सकता है तो ठीक करते हैं, अगर नहीं होता तो उसे डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद डिलीवरी, पैकेजिंग, दिस इज फॉर प्रेसिंग, पैकेजिंग, ये सब प्रोसेस होते हैं। पैकेजिंग, राइट, प्रेसिंग, पैकेजिंग, फिर तो उसके बाद डिस्पैच। ओके। सो ये बेसिक, ये बहुत ही हमने लेमन टर्म में हमने मैन्युफैक्चरिंग की एक पाइपलाइन डिस्क्राइब कर दी, बट हर एक स्टेप पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। हर एक स्टेप पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। अब अगर थ्रेड की बात करें, बहुत सिंपल चीज है थ्रेड भी अगर आपका एक शेड ऊपर है, एक शेड नीचे हो गया, तो आपकी वो दिखेंगी चीजें। समझ गया, फिनिश में नहीं आएगा वो, फिनिश प्रोडक्ट नहीं आएगा। आप चला सकते हो, चला सकते हो, 90% केसेस में वो कोई नोटिस भी नहीं करेगा। बट अगर आपको ब्रांड फोकस्ड हो, आप क्वालिटी फोकस्ड हो, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको अगर वो मेंटेन करनी है तो यू शुड नॉट, राइट। तो वो चीजें, हाँ, तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की पूरी पाइपलाइन को हिंडर करती है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट ट्रेंड? लाइक राइट नाउ आई सी अ लॉट ऑफ ओवरसाइज प्रिंट, राइट, बट ट्रेंड का टाइम होता है, राइट। व्हाट इज योर थॉट कि भाई क्या ट्रेंड नेक्स्ट होगा, लाइक फॉर अ स्ट्रीट? यार, मेरे को तो लगता है ऐसा कि मैं को वैसे तो ट्रेंड फोरकास्टिंग में तो मैं हूं नहीं, बट जितना मेरे को इंडस्ट्री की अपना पॉइंट ऑफ, हाँ, जितना मेरे को इंडस्ट्री की नॉलेज है उसके हिसाब से आई थिंक कि ओवरसाइज इज हेयर टू स्टे। हाँ, अभी तो है, अभी मतलब बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसे, बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे है अभी तो, है ना। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज का देखें जो थोड़ी मैच्योर मार्केट है फैशन में, तो वहाँ तो काफी टाइम से चल रही हैं ये चीजें। प्लस अभी लोग काफी ज्यादा अवेयर हुए हैं ओल्ड मनी एस्थेटिक्स को लेके, लाइक द वन यू आर वेयरिंग, और ये सब चीजें, हाँ, काइंड ऑफ दैट। तो ये लोग ये चीजें अभी इंडियन जो ऑडियंस है इसको भी अप्रिशिएट करना शुरू कर रही है इस चीज को भी। तो अभी काफी कुछ है, अभी बहुत ही इन्फेंट स्टेज पे है इंडिया में जो ये पूरा सीन है। तो अभी तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आएंगे, आए भी हैं पिछले 2-3 सालों में। हमने देखा है कि, है ना, नए ब्रांड्स, होम ग्रोन ब्रांड्स काफी सारे शुरू हुए हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। कई तो क्रिएटिविटी जो अभी देखने को मिल रही है ना, वो लाइक फैशन इंडस्ट्री में पहले इंडिया में नहीं थी, राइट, नहीं थी, ये बहुत ग्रोन में। हाँ, और ये पोस्ट कोविड हुए हैं, ये सब चीजें हुई हैं, लोग खाली थे तो दिमाग यूज हो रहा है अब कहीं, जो यूज होना चाहिए था, राइट। और क्या लगता है कि मतलब कोई और
मेरे को लगता है कि एसिड वॉश थोड़ा अभी तो इट्स गोइंग टू स्टे, क्या वो पुराना है, हाँ, मतलब बट राइस पे अभी भी, और बहुत नई टेक्निक्स भी अभी, जैसे हम अभी एसिड वॉश की अगर हम देखें तो लोगों को अभी टेक्निक्स पता ही नहीं है कि क्या क्या हो सकती है। बताओ मुझे टेक्निक, जैसे मैं कर नहीं जाऊँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपल वर्ड, लिटरली अनलिमिटेड स्कोप है। ओके, वॉशिंग में जाने का, वॉशिंग में आपके पास अनलिमिटेड स्कोप है। हाँ. बस केमिकल्स के साथ प्ले करना है, अलग प्रोसेसेस के साथ प्ले करना है। ओके, हैंडवर्क है। हाँ. हाथों के साथ आप कैसे उसके पैटर्न सेट कर सकते हो, बना सकते हो उसको। और अनलिमिटेड स्कोप है यार इसमें। मुझे कुछ बताओ कि मतलब अगर मुझे एक बेसिक बनानी है, प्रोसेस क्या होता है? सबसे बेसिक तो आपका एसिड वॉश किया जाता है। हाँ ठीक है। सल्फर डाइज यूज होती है, फिर उसको एसिड वॉश किया जाता है, एंजाइम से उसको थोड़ा क्लीन किया जाता है। तो ये सब जो बेसिक प्रोसेस, सबसे बेसिक एसिड वॉश करने के लिए है, यही है, यही प्रोसेस है। मगर इसमें जो मैं टेक्निक्स की जो बात कर रहा हूँ, जो टेक्निक्स है, और भी बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स हैं जो कि बाहर की ओवरसीज मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से ब्रांड्स एक्सप्लोर कर रही हैं। हाँ। और मेरे को लगता है कि और भी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स को इन टेक्निक्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारे पास है कुछ ऐसा? हमारे पास उसमें लगा देते हैं। अभी ऐसा मेरे पास सैंपल्स में कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, बट मैं डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। डेवलपमेंट में है? हाँ, डेवलपमेंट में है। ओके, तो इन हाउस है वो भी एसिड वॉश? हाँ, इन हाउस ही है, राइट। तो अगर इसकी बात करें तो अगेन ये सल्फर डाइज के साथ किसको करा गया, और डबल डाई का टेक्निक यूज करेंगे। 2 बार डाई के, पहले ब्लैक कराए से, उसके बाद एसिड वॉश से इसका कलर को कट डाउन करने के बाद उसको अगेन जो है पिंक कलर का शेड दिया गया। पिंक कलर का? हाँ, पिंक कलर का शेड दिया गया है। तो ये तो बहुत ही बेसिक प्रोसेस हो गया। अब इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारे प्रोसेसेस पे डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, जो कि खाकी की अपकमिंग कलेक्शंस में देखने को मिल जाएगी। राइट। और बहुत ही अभी मैं वो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट में तो कहाँ से दिखेगी। बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मेरे को लगता है कि और भी बहुत सारी ब्रांड्स को एसिड वॉश में ध्यान देना चाहिए। वॉशिंग में, बेसिकली वॉशिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिकॉज मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये ज्यादा लाइक प्रेफरेबल चॉइस है। एक और चीज है, अब इसमें एक और चीज है, इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, हाँ, जो इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में केमिकल्स यूज हो रहे हैं, वो आई थिंक स्किन के लिए ज्यादा अच्छे नहीं है। वो स्किन के लिए अच्छे नहीं है और कैंसर कॉजिंग है। बिकॉज व्हाटएवर वी वियर आवर स्किन एब्जॉर्ब्स अ लिटिल बिट। हमारी स्किन एब्जॉर्ब कैसे करती है? हाँ। स्वेटिंग हुई, हाँ, पोर्स ओपन हो जाते हैं, पोर्स होते हैं हमारे पास। वो स्वेट जैसी वो केमिकल्स के साथ रिएक्शन में आएगा, वो दोबारा आपकी स्किन के अंदर वो अंदर चला जाएगा। तो वो कैंसर कॉजिंग है। अब यही सेम चीजें जो है ना, बहुत ही अभी अगर जो इंडिया में डाइंग हाउसेज हैं जो वॉशिंग करते हैं, तो कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है कि जो उन केमिकल्स को स्टॉप लगाए कि आप सही एथिकली सस्टेनेबली कर रहे हो कि नहीं। राइट। अब इसी में आप थोड़े अगर हाई एंड में जाओगे तो इटालियन ब्रांड है, मैं नाम भूल गया फिर उसका, कोई बात नहीं, व्हाटएवर इट इज। तो बहुत सारे जो हैं ऐसी ब्रांड्स भी हैं जो कि सर्टिफाइड हैं और सस्टेनेबल डाइंग के लिए। सस्टेनेबल डाइंग वो अलग कॉन्सेप्ट है पूरा। ओके। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर। उसकी कॉस्ट भी काफी हाई आती है। वो भी पूरा प्रोसेस से बात करते हैं। अच्छा। तो इसमें अगर आप थोड़े से अच्छे केमिकल्स आप परचेज करोगे तो उसमें जो है आप काफ़ी जो है इसको सेफ बना सकते हो इन चीज़ों को। और ये अभी जो है आप मैं और भी किसी को, अगर आपकी ब्रांड है और आप एसिड वॉश किसी भी मैन्युफैक्चरर से या किसी भी वेंडर से आप करवा रहे हो, तो प्लीज ये आप इंश्योर करो कि जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो कैंसर कॉजिंग ना हो और हार्मफुल ना हो स्किन के लिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो, सर्टिफाइड्स हो, सर्टिफिकेशंस हो कुछ पर्टिकुलर। राइट। आप ये ना करो, बिकॉज आप अपने मैन्युफैक्चरर से पूछो कि जो इसमें केमिकल्स यूज हो रहे हैं, एसिड्स यूज कर रहे हो जो भी आप, वो किस ब्रांड के हैं और क्या सर्टिफिकेशन है उसकी। अक्षित भाई, जो हम डाई यूज करते हैं दैट इज अप टू क्वालिटी standards, right. So there is an Italian brand by the name of Nier Chimica. हाँ, बड़ा ही अच्छा नाम है। हाँ, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो they are of the highest standard. Even जो डीजल, जैक एंड जोन्स, इस तरह की जो ब्रांड्स हैं, या फिर जी स्टार जो कि वॉशिंग में एसिड वॉशेस में काफी कलेक्शन लॉन्च करती हैं,
तो इवन दोज ब्रांड्स आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ केमिकल्स। ओके, एसिड वॉश में, राइट, एसिड वॉश में। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये सर्टिफाइड हैं और सॉफ्ट ऑन स्किन है, सॉफ्ट ऑन स्किन और काफी कैंसर कॉजिंग नहीं है, कैंसर कॉजिंग नहीं है। कैंसर तो काफी एक्सट्रीम हो गया, वो तो मतलब एलर्जी भी ना हो। हाँ, राइट, बिकॉज अभी इतना ज्यादा फैड मतलब हाइप है, तो ना वो पैसे बचाने के लिए कोई भी कुछ भी जैसे ना हो, राइट, वो ना हो। राइट। और अगर बात करें सस्टेनेबिलिटी की, अगर आते हैं हम इसमें सस्टेनेबल डाइंग पे, है ना, सस्टेनेबल प्रोसेसेस पे हम बात करते हैं थोड़ा। देखो, सबसे पहले तो हो गया, अगर आपको सस्टेनेबल, ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ब्रांड्स के लिए कि सस्टेनेबल क्लोथिंग के ऊपर और सस्टेनेबल क्लोथिंग लाइन के ऊपर वो कर सकते हैं। इसमें अभी काफ़ी फैब्रिक्स चल रहे हैं, जैसे बैम्बू, हेम्प फैब्रिक, है ना, हेम्प फाइबर्स के। खादी में तो काफ़ी लिमिटेशंस हैं कि शर्ट्स वगैरह बना सकते हो, टी शर्ट्स के लिए इट्स नॉट गुड, नहीं, रफ होता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी रफ फैब्रिक है। अब अगेन उसको प्रोसेस करोगे तो अगेन केमिकल्स यूज होंगे, फिर सस्टेनेबल का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप बैम्बू कॉटन यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप हेम्प के काफ़ी चल रहे हैं ना, कॉटन, हेम्प 100%, राइट। इसमें तो आई गेस आप भी काफ़ी अवेयर हो इन फैब्रिक्स को लेके। तो इसके बाद जब हम डाइंग टेक्निक्स पे आते हैं, तो डाइंग में भी आप 100% सस्टेनेबल जा सकते हो। तो वो डाइंग शुड बी सोर्स फ्रॉम सस्टेनेबल, ऑर्गेनिक सोर्स होना चाहिए आपका, ऑर्गेनिक सोर्स होना चाहिए। अब और आज के टाइम पे तो मार्केट में भी 200 to 250 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स आ गए हैं ऑर्गेनिक, जो जिनके सोर्स ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं कि ये प्याज से निकाले जाते हैं कुछ कलर निकाले जाएंगे, मैरीगोल्ड कलर आपका निकाला जाएगा गेंदे के फूल से, है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आजकल काफ़ी जो एडवांस डायर्स हैं इसको डेवलपमेंट R&D कर रहे हैं इन चीज़ों पे, इसे बनाएं। हाँ, ओके। और ये जो चीज़ें ना, ये अभी भी जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुई है, जब ये चीज़ें मेन स्ट्रीम में आ जाएंगी ना, फिर जो है ये सब प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव आने शुरू हो जाएंगे, बल्क में थोड़ा बनने लग जाएगा, जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं वो भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड आएगी तो फिर जो रॉ मटेरियल्स के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी फिगर आउट करेंगे इसको कैसे और सस्ते में बना पाए, हम कॉस्ट कम करी जाए, क्योंकि उनके पास ये बल्क आ गया तो और सस्ते में बना सकते हैं वो चीज़ें। तो जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं हर चीज़ में, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली डाउन आती है इन चीज़ों की। अभी अगर मैं बात करूं एक बहुत ही रॉ फिगर अगर मैं दूं, तो एक नॉर्मल वॉशिंग और विद द यूज ऑफ केमिकल्स, विद यूज ऑफ गुड केमिकल्स, ठीक है, गुड ग्रेड केमिकल्स, और एक सस्टेनेबल अगर आप जाते हो पूरा 100% ऑर्गेनिक अगर आप जाते हो, तो उसमें 3 टाइम्स का फर्क आ जाता है, 3 टाइम कॉस्ट का, 10 रुपए से 30 सीधा। हाँ, 10 से 30 सीधा। ओके, सो अभी के लिए जो प्रोसेस आपका 250 रुपीज 260 रुपीज पर केजी पे हो रहा है, वही प्रोसेस आपका जाके 600 to 700 पर केजी पे जाके रेंज चली जाएगी। हाँ, बिकॉज हेम्प का अगर हम रोल की भी बात करें तो दैट इज ऑल्सो कॉस्टली, है ना। तो नॉट इवन द टेक्निक्स, इवन द रॉ मटेरियल्स आर ऑल्सो कॉस्टली, बिकॉज बेसिक रेंज ही हेम्प की आती है 600 पर। और ये तो मैंने उस खाली वॉशिंग प्रोसेस का बताया, राइट, जहाँ पे लेबर कॉस्ट अगर मेरी 250 आ रही है तो वहीं जाके 600-700 जाके आ जाएगी, क्योंकि हर जो भी इन्वॉल्व्ड चीजें हैं उसमें, केमिकल्स वगैरह जो भी डल रहे हैं वो सभी ऑर्गेनिक हैं। तो मतलब एक अगर टी शर्ट ही बनाने जाए तो दैट विल गोइंग टू कॉस्ट अस 900 to 1000 एटलीस्ट, अगर हम हेम्प या बैम्बू की बात करें।